डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस मास्टर। जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक वीडियो का सीरीज लेके आएंगे कि किस तरह से हमको तैयारी करना है, किस तरह से हमको रिवाइज करना होगा, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होगा और उसमें आईएएस मास्टर का क्या रोल रहेगा। उसी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था यूट्यूब में, उसमें काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए, प्लस काफ़ी बच्चों का क्वेरीज आया कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। तो इसीलिए ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी बना रहे हैं। इससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि ईएससी एंड गेट 2025 के लिए किस तरह से हम लोग अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे इसको प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए। राइट? तो चलते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट वीडियो के बाद जो नेक्स्ट आने वाला था, दैट वाज व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फ्रॉम नाउ ऑन। तो जैसे मई या जून से हम सोचे कि कैसे हम लोग को तैयारी करना है, क्या कितना रिमेनिंग टाइम है, किस हिसाब से तैयारी किए तो टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, सिलेबस का कवरेज कैसे करना चाहिए, इन सब पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। हालांकि ये वीडियो हमारा जरूर इस पे होगा प्रिपरेशन प्लान पर, बट एट द सेम टाइम आप याद रखिए कि बाकी जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड या रिवीजन की स्ट्रेटेजी, इन पर भी हम वीडियो सामने और लेकर आएंगे। हाँ सर, उनके लिए अलग से वीडियो लाना जरूरी है, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने से कोई फायदा नहीं होता, फिर हम लोग इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करके उसको देख नहीं पाते, ऐसा लगता है कि कुछ इसमें से आउटपुट आया या नहीं आया। तो हम उसको पार्ट बाय पार्ट डील करेंगे। बिल्कुल जी सर। तो बच्चों, ये जो हमारे पास अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के बच्चे हैं अभी। पहले बच्चे वो हो गए जो ऑलरेडी 1 आध साल तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा कैटेगरी जो हो गया जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है या प्रोसेस में है वो लोग अभी, राइट। और तीसरा कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जो लोग भी सोच रहे हैं कि हमको तैयारी स्टार्ट करना है और वो लोग गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास ये जो कैटेगरी है, मुझे लगता है सर इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में होंगे कि जो अभी अपना तैयारी स्टार्ट करने वाले हो, जिनका कॉलेज का एग्जाम खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है जस्ट, ठीक है। और जो अभी तैयारी के लिए सोच रहे हैं कि हमको तैयारी करना है, कैसे तैयारी किया जाए, क्या हमारे पास गाइडलाइन रहेगा, कैसे गाइडेंस हमको मिल जाए तो हमारा तैयारी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सर। तो सर हम लोग का जो मेजर फोकस रहेगा वो सबके लिए तो है ही, बट इस ग्रुप के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपका सिंस आप लोग पूरा फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो एक क्लियर पाथ अगर मिल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सर। सो अगर ये देखें कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्लान होता क्या है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्लान कहीं भी जाके कोई भी बात करे, बेसिक कुछ उसके कैटेगरीज होते हैं, वेदर इट इज फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट या फिर कोई भी स्टूडेंट हो जो बीच में हो, प्लान में हो, या ऑलरेडी पहले कर चुका हो, या अभी जो नया ज्वाइन करना चाह रहा है। बिल्कुल बेसिक ढांचा, चाहे कोई भी बात करे, इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द कवरेज ऑफ सिलेबस, और शुड आई से दैट कि सर ऑप्टिमम कवरेज ऑफ सिलेबस। यस। अच्छा, व्हाई दिस वर्ड इज मोर नेसेसरी नाउअडेज? कवरेज ऑफ सिलेबस, पहले बच्चे डरते थे कि यार यहाँ जाएंगे ये लोग सही से कवर नहीं करते, या मैं सही से नहीं कवर कर पा रहा हूँ पूरा। अब ये हो गया, एक नया दौड़ स्टार्ट हो गया, कवरेज के बजाय एक्स्ट्रा कवरेज ऑफ सिलेबस स्टार्ट कर दिया हमने मतलब लोगों ने कर दिया है, विच इज ऑल्सो ओवरबर्डनिंग द स्टूडेंट्स। वो सबसे डेट्रीमेंटल है कि बहुत लंबा अगर कोई सब्जेक्ट हम 200, 300, 150, 200 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो फिर पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है। और जब हम 5th ईयर का तैयारी में चलेंगे तो 4 साल का भूल चुके होंगे। तो ऑप्टिमम पढ़ना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट में डेप्थ कितना कवर करना है, विड्थ कितना कवर करना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसको देख के ऑप्टिमम कवरेज का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्रैक करना है विथ एडिक्वेट नॉलेज। यस सर। और यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह काम आता है ऑब्वियसली। यहाँ पे थोड़े हम लोग जैसे लोग जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से जो देख रहे हैं और कंटिन्यूस हम इससे लगे पड़े हैं, तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस है वहाँ काम आता है। दूसरा जो आपका मेन जो प्रोसीजर में आता है, दैट इज साइक्लिक रिवीजन। क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर ले, ऑप्टिमम कवरेज ऑफ सिलेबस विद द क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपने तैयारी कर ली, बट एक वॉल्यूम ऑफ द सब्जेक्ट जो आपका ढेर सारा वॉल्यूम है, उसको रिटेन करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसको करने के लिए आपको एक साइक्लिक रिवीजन की आवश्यकता होती है, और वो साइक्लिक रिवीजन एक बहुत ही टीडियस टास्क है। जो रिवीजन करता है उसे पता है कि सर बैठने का दिल नहीं करता, बैठ गए कहीं अटक गए तो फिर वहां पे एक स्टॉप लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इस पर हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। रिवीजन बच्चों सबसे जरूरी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, ठीक, ये बराबर है कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अगर रिवीजन से हमको हमेशा रेजिस्टेंस ये रहता है कि दिमाग में ये चलता रहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक बार तो पढ़ा है ना, लास्ट में रिवाइज कर लूंगा। और जब लास्ट में हम रिवाइज करने चाहते हैं
तो वो सब्जेक्ट पूरा नया लगता है और फिर मोस्ट प्रॉब्ली हम उस सब्जेक्ट को छोड़ देंगे। तो रिवीजन नहीं करने का मतलब ये मान लो कि सब्जेक्ट तुमने पढ़ा ही नहीं। जी सर। So another one is your practice of test series and PYQ. तो अब एक हमने पढ़ाई कर ली, हमने साइक्लिक रिवीजन कर लिया, उसको रिटेन कर लिया, बट वेयर वी विल कम टू नो कि जो हमने किया है वो हमने सही या गलत किया है। उन चीजों को देखने और करने के लिए यू नीड टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज यू नीड टू गो विद द टेस्ट सीरीज, ताकि आप अपना आकलन कर सकें, अपने आप को देख सकें कि व्हाट यू हैव स्टडीड एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर एबल टू प्रोड्यूस। राइट Right, सर। sir? मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना ऐसा नहीं करना होता है कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम उठा के प्रैक्टिस कर रहे हो। पहले तो कभी भी क्वेश्चन करने से पहले अपने आप को पूरी तैयारी करो। हल्के में मत उठाओ क्वेश्चन कि मैं पढ़ लिया हूँ, थोड़ा सा देख करके देखता हूँ क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज वो डेट्रीमेंटल इस सेंस में हो सकता है, या तो वो तुमको ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया तो तुमको लगेगा कि अच्छा मैंने इतने पढ़ के क्वेश्चन कर दिया, बाकी पूरा पढ़ो तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सो नाउ देयर यू मे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर तुम्हारा क्वेश्चन होगा ही नहीं तो तुमको लगेगा कि यार इतना पढ़ा है मेरा क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, खास करके प्रीवियस ईयर, तो हमेशा कंप्लीट पढ़ाई के साथ ही जाना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज दोज आर द एक्चुअल क्वेश्चन। चाहे उसमें एम्बिग्विटी हो, गलतियां हो, बट वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उससे बेस्ट सैंपल स्पेस और नहीं हो सकता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अननेसेसरीली बार बार ट्राई नहीं करना है। सो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। हर एक स्टूडेंट के लिए ये मिनिमम होता है रिक्वायरमेंट, चाहे वो सेल्फ स्टडी करे या फिर कहीं किसी कोचिंग के साथ करे। बिल्कुल। नाउ अब हम इस पे थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। किसी भी प्लान को करने के लिए, कोई भी एक प्रोजेक्ट है भाई, ये प्रिपरेशन करना है और आपको सक्सेस लाना है, ये प्रोजेक्ट है आपका एक समय का प्रोजेक्ट है, तो समय ही सबसे महान होगा, बलवान होगा इसमें। सो यू मस्ट थिंक अबाउट कि भाई कितना हमारे पास में टाइम अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप 2025 का एग्जाम लिखना चाहते हैं, यहाँ से करीब ऑप्टिमम आपको 8 महीना शायद अवेलेबल है, isn't it sir? जी सर, करीब 8 महीना अवेलेबल है मान लेते हैं। फिर आपको ये भी देखना होगा कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए एक्चुअली कितना रिक्वायरमेंट चाहिए होता है टाइम का। सो कुछ इसमें बताएंगे सर, हाउ मच टाइम इट वाज? जैसे अगर हम हमारे कोचिंग सेंटर की बात करें, हमारे पढ़ाई की बात करें, तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है दोनों टेक्निकल प्लस जीएस जो है, उसको मिला के करीब हम लोग 1200 घंटे के आसपास पढ़ाई करते हैं। सो एज्यूमिंग दैट अराउंड 6 आवर ऑफ क्लास पर डे, सो हमारे पास ये हो गया सर करीब 200 दिन। तो 200 दिन का मतलब हो गया 6.5 मंथ्स, 6.5 महीने के आसपास। यस सर। छुट्टी वुट्टी मिला के आप लोग मान लीजिए 7 महीने। तो 6 घंटे आपका क्लास हो सकता है, और बाकी जो 5 से 6 घंटे आप अपने लिए निकालोगे पढ़ने के लिए, दैट विल इंक्लूड योर रिविजन, ठीक है, योर शॉर्ट नोट्स, सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि सर हमारे में हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करने की कोशिश करेंगे, जिसपे एक वीडियो बनाएंगे वैसे हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लास में कवर करेंगे, वो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल भी होगा, और उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होगा। और एक अनोखा टाइप का हम लोग करते हैं ट्रू फॉल्स, जो डायरेक्टली तो तुमको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट अगर वो हो गया तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100% उसी जगह पे सॉलिडिफाई हो जाएगा सर। सो बहुत जरूरी है कि स्टार्ट करें आप प्लान, तो ये बात समझ लें। किसी को ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर हम अभी जून में स्टार्ट करेंगे तो क्या हम कर सकते हैं कोर्स को? सो जो प्रिपरेशन है, जैसा सर ने बताया कि 7 मंथ इज रिक्वायर्ड कोर्स के कोचिंग के एतबार से अगर हम बात करें, तो वो 7 मंथ में बड़े आराम से किया जा सकता है। यानी इससे ये साबित होता है, जब स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या मैं मई में ज्वाइन करूंगा तो कर सकता हूं, ऑब्वियसली मई से लेकर हमारे पास 9 महीने बचते हैं। क्या मैं जून में ज्वाइन करूंगा तो कर सकता हूं, क्या मैं जुलाई में ज्वाइन करूंगा तो कर सकता हूं। नो, थोड़ा बहुत क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जुलाई के एंड में या जुलाई के बाद अगर किसी कारणवश कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है, उनके लिए एक डिफिकल्टी लेवल थोड़ी आ जाती है। बट जो लोग भी मई जून जुलाई तक ज्वाइन कर रहे हैं, जुलाई स्टार्टिंग को कंसिडर किया जाए, तो उनके लिए बड़े आराम से इस कोर्स को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। बट एक बात मैं फिर भी बता दूं, मोस्ट रिकमेंडेड जून तक एटलीस्ट आप ज्वाइन कर ले तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बट सर अगर कोई बच्चा किसी कारणवश जुलाई के बाद ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए फिजिबिलिटी कैसे रहेगी? सर जुलाई के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। देखो अब टाइम 1-1.5 महीना कम के हुआ तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट चीज़ें उनको पहले से ज्वाइनिंग के टाइम पे ही बता दिया जाएगा,
थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बट एक बात ये भी है कि कभी कभी जब हम लोग लेट में कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि बिल्कुल हमारे पास स्कोप नहीं है टाइम वेस्टेज का। तो हम डे वन से जिस दिन कोचिंग ज्वाइन किया उसी दिन से ही रफ्तार से चलते हैं। तो हो सकता है कि एक आध महीने में हम जो प्रीवियस स्टूडेंट हमारे होंगे, पीयर होंगे, उनको हम मैच कर जाए या उनसे आगे निकल जाए। बहुत अर्ली ज्वाइनिंग में कभी कभी कुछ बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं कि अरे हमने तो बहुत पहले ज्वाइन किया है, स्लो कर देते हैं, होली में घर चले गए, दिवाली में घर चले गए, शादी में घर चले गए, तो टाइम खराब होता है। तो जो बच्चे लेट में ज्वाइन करते हैं उनके दिमाग में अगर ये सेट हो गया कि मैं ऑलरेडी एक महीना पीछे ज्वाइन किया हूँ, एक महीना मेरा जा चुका है और आगे का जो टाइम है उसको 100% फुल यूटिलाइज किया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल सर। सो वंस यू विल गेट कन्विंस्ड कि मेरे पास समय है और मैं इसको कर सकता हूं, यू विल बी डिटरमाइंड टू अचीव योर गोल, राइट? सो let's move to the next part where we will explain in a better way कि actual में plan कैसा होगा. It is all related to the students, those who are going to join here, what will be the exact plan for them, और ये कैसे होगा कि हम उनके effort को reduce कर सके, इस 7 महीने में उनके जो understanding है उसको अच्छा develop किया जा सके, at the same time उनके जो success rate है उनको बढ़ाया जा सके, right sir? जी सर। So इस प्लान में इस बार क्या नया कर सकते हैं हम, क्या और क्या करना है? तो जैसे हम लोग अगर बात करें कि जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकता है या हमसे वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो क्लास का हमारा अप्रोच रहता है उसमें क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड तरीके से कवर करना है, राइट? जो भी क्रिटिकल टॉपिक्स होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना छोटे छोटे पार्ट्स में, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हम एक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जैसे हमको लगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ चुका है और अभी यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को फ्रीज करना चाहिए, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस होगा। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे ट्रू फॉल्स टाइप के होंगे जो हम सैंपल देखेंगे आगे वाले वीडियोस में, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो न्यूमेरिकल टाइप के। कुछ जगह पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक आध प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपने एक सब्जेक्टिव कर दिया तो वो बड़ा अच्छा रहता है, राइट? प्रैक्टिस क्वेश्चन में खुद से बनाए हुए क्वेश्चन होंगे काफ़ी, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे, ईएससी के हो सकते हैं, गेट्स के हो सकते हैं, राइट? तो बेसिकली हम लोग ये कोशिश करेंगे इस बार कि बहुत ज़्यादा बर्डन आपको घर दे के ना भेजा जाए, क्लास में ही बर्डन कम कर दिया जाए, सो दैट यू गेट एडिक्वेट टाइम फॉर योर रिविजन ओनली। बिल्कुल सर। पिछले जो हमारे पढ़ाई का जो ढांचा था उसके रिस्पेक्ट में हमने चीज़ों को जो बदला है उसमें खास तौर पे ये हमने बदलाव किया है स्टूडेंट की क्वेरीज के ऊपर, क्योंकि जब वो कंटिन्यूसली कुछ चीज़ों को बोलते रहते थे कि सर हमारे लिए ये चीज़ थोड़ा सा वो हो जा रहा है कि हम कर नहीं पा रहे, थोड़ा बड़ा लेंदी हो जा रहा है टाइप का, हमने उनको जब समझाते थे कि इसको छोटे छोटे टुकड़े में, जब भी परेशानी बड़ी हो जाए उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट दो, फिर उसके बाद छोटे छोटे हिस्से में बांटने के बाद अगर फिर तुम उसको कवर करना स्टार्ट करोगे वो जल्दी कवर हो जाता है। दैट इज व्हाट वी आर अप्रोच वी आर गोइंग टू टेक दिस टाइम। तुमने बचपन में देखा होगा जब माँ अपने बच्चे को खिलाती है, बच्चा खाना नहीं चाहता है तो वो निवाले बनाती है प्लेट में छोटे छोटे बना के, उसके बाद वो पूरा खाना जब बच्चा देखता नहीं खा पाता, बट जब वो छोटे छोटे निवाले होते हैं वो एक एक करके किसी तरह से उसको खिला देती है। द सेम अप्रोच वी आर गोइंग टू अडॉप्ट इट हियर। होल सब्जेक्ट, whole chapter, wherever it is needed, we will be disintegrate in a small topic so that you can grasp it easily, isn't it? जो भी क्वेश्चन सर कराए गए हैं मतलब बनाए गए हैं वो क्वेश्चन है जहाँ पे मैक्सिमम डाउट बच्चों का आता है। तो ये पढ़ाने के जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें जो डाउट एरियाज हैं उसको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सारा कंफ्यूजन उसी डाउट एरिया पे ही होता है और जो डर भी लगता है उसी एरियाज पे लगता है। बिल्कुल। और जो थ्योरेटिकल हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसमें खास तौर से ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो कॉन्सेप्चुअल बात है उस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कराएं, एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएं, राइट? ताकि आपका थ्योरेटिकल जो क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो डेवलप हो जाए, जैसे सर ने बताया, आइदर मे बी थ्रू ट्रू फॉल्स और मे बी थ्रू सम स्टेटमेंट क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने से तो क्या होगा, वो पूरा कॉन्सेप्ट आप एक बार बाइंड करने में आपको आसानी होगी। बिल्कुल, राइट। अच्छा, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर सिर्फ न्यूमेरिकल में अगर एक बार के लिए आ जाए तो दोनों तरह के क्वेश्चंस को कवर करना जरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बच्चे ईएस के प्रिपरेशन करते हैं वो गेट का भी प्रिपरेशन करते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ईएस और गेट में जरा थोड़ा सा प्री में, ईएस के प्री में और गेट के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होता है, और उस अप्रोच को पकड़ना स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसको समझने और समझाने के लिए थोड़े ईएस टाइप के क्वेश्चन और थोड़े से गेट वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि मोस्टली हमारा ईएस का प्री का क्वेश्चन रहता है, ईएस के मेंस के भी कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसमें जब मेंस का एक आध क्वेश्चन हम जब ओवरव्यू देते हैं ना,
ताकि वो पूरा चैप्टर एक बार में आपको समझ में आ जाए। उसमें ही उसके छोटे छोटे हिस्से बनते हैं जिससे गेट के क्वेश्चन डेवलप होते हैं। तो जब वो क्वेश्चन हम कराते हैं उसमें ये बता देते हैं कि कहाँ से कैसे गेट के क्वेश्चंस का अप्रोच किया जा सकता है। सो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और बात अगर हम ऐड करना चाहें तो वी कैन सी कि ये जो हम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएस का हो या गेट का एग्जाम हो, तो क्वेश्चन को इस तरह से क्वेश्चन इस तरह के आपको कराए जाएंगे कि आपका एक कंबाइंड जो अप्रोच है डेवलप हो, वेदर इट्स फॉर ईएस और फॉर गेट। राइट सर? सर क्वेश्चन बेसिकली बनाए गए हैं काफ़ी सारे, तो वो क्वेश्चन वो हैं जो दोनों एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट हो सकते हैं। और आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट तो मोर और लेस सेम है, थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होता है, राइट। और क्वेश्चन जो बनाए गए क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो सारे डाउटफुल एरिया से एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होगा। सर मोटा मोटा अगर हम बोलें तो एक ही पर्पस है कि तुमको ये ना लगे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और तुम थक जा रहे हो पढ़ते पढ़ते, तो उस थकावट को कम करना है, सो दैट तुम आराम से रेस्ट करो और रिवाइज करो, उस पर फोकस करो तुम, ना कि घर जाके खाली क्वेश्चन बनाने पे। यस सर, बेसिकली ये जो तुम्हारा जो हमने अभी किया है कि चाहे सिंप्लीफाइड अप्रोच ऑफ द कॉन्सेप्ट हो या अलग तरह के कैटेगरी के क्वेश्चंस हो, ये सब करके हम देना चाह रहे हैं इट्स काइंड ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन, कि इधर उधर ज्यादा भटकना ना पड़े। राइट? बिल्कुल। क्योंकि क्लास में जितना कर लिया दैट शुड बिकम मोर देन इनफ। देन हम तुम्हारे पास रिवीजन के जो टाइम है वो निकाल के अपना रिवीजन करो और अपने टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू करो, थोड़ा सा इजीनेस प्रोवाइड करना है। सो एक्चुअली अगर देखा जाए सर, तो कोई भी प्रॉब्लम बनाने में, क्वेश्चन वाले में जो हमने जो मेन जो फोकस किया है वो क्या है, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में 3 हिस्सा होता है उसका। एक, क्या सवाल समझ में आ रहा है, दूसरा कि अप्रोच कैसा होगा, अगर मैं सवाल समझ गया तो क्या अप्रोच होगा मेरे सॉल्यूशन के लिए, और तीसरा होता है फिर उसको सॉल्व करना और उसमें सॉल्यूशन में देखना अगर पॉसिबल है तो क्या इसके दूसरे 2, 3, 4 तरीके भी हो सकते हैं, व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये जो कैटेगरी है एक क्वेश्चन को, ज्यादातर बच्चे इसमें उलझते हैं। वो शुरुआत में आते सर बोलते हैं कि सर हमसे सवाल बन नहीं रहा है, तो वो ये बोलते हैं कि सवाल बन नहीं रहा है, बट वो ये नहीं समझ रहे होते कि एक्चुअली तुम्हें सवाल समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मोर देन 60 to 70% जो वेटेज है वो मुझे लगता है सवाल का समझना है। एक बार सवाल समझ में आ जाए तो बंदा कहीं से भी सॉल्यूशन निकाल के ढूंढ के कर ही सकता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज रियली इजी। दूसरा जो होता है जो 20% वेटेज मेरे हिसाब से रखता है वो है अप्रोच। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल तभी समझ में आएगा जब जैसे किसी भी चीज पे सवाल पूछा गया, अगर उसका बैकग्राउंड तुम्हें पता है तो सवाल समझ में आएगा। और बैकग्राउंड समझने के लिए यू नीड टू कवर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, थोड़ा उसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो सवाल समझ में आता है। अगर सवाल समझ में भी आ गया तो अप्रोच आप कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि हर एक जगह से अलग अलग वेज ऑफ क्वेश्चन डेवलप किए जा सकते हैं। तो ये अप्रोच भी क्या है, अब हमने बहुत सारे सवाल देख रखे हैं, हमें पता है कि अलग अलग तरह के अप्रोच होते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो डिफरेंट अप्रोच वाले क्वेश्चन है वो क्यूमुलेटिवली अलग अलग करा दिए जाएं, ताकि अगर तुम्हारा खुद का अप्रोच पहले से डेवलप नहीं है, एटलीस्ट हमारे साथ वो डिफरेंट अप्रोच तुम्हारा डेवलप हो जाए। देन लास्ट पार्ट इज योर सॉल्यूशन व्हिच इज वेरी इजी। राइट सर? सर इसमें ये है कि हमने ये भी देखना है क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कि एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व किया तो जैसे सर ने कहा डिफरेंट अप्रोच तो रहेगा ही उसमें, ठीक है, कि इसमें हम लोग C=T से कर सकते थे, इसमें हम लोग सेंटर्ड से कर सकते थे, या इसमें और कोई तरीका था हमारे पास, प्लस उस प्रॉब्लम के आसपास 2 और 3-4 प्रॉब्लम जो बन सकते हैं बिल्कुल उसको भी बता दिया जाए, सो दैट सी ऐसा कभी नहीं होता कि सारे क्लास के क्वेश्चन पूरा एग्जाम में आ गया, मतलब तुमने एग्जाम में क्या देखा तुम्हारे सारे क्लास में करवाए गए हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो अगर तुमने आसपास से क्वेश्चन भी समझा होगा तो तुमको लगेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन तो मुझे पहले से ही पता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे अनसर्टनिटी कम होगा। एग्जाम में अगर हमको अनसर्टनिटी कम हो गया, हमको सारा चीज़ सर्टन लगने लग गया कि हाँ ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, फिर एग्जाम अच्छा होगा। So basically, rather than only teaching, we will also try to develop your approach, Yes. right, and your ability to understand the question. क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या तुम्हारा एक हाउ टू डेवलप योर एबिलिटी रीजनिंग करना। जैसे मान लो एसएसएन रीजनिंग का क्वेश्चन इस बार तो मान लो पिछली बार नहीं आया, बट कंटिन्यूसली ईएस में आता रहता है, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इस तरह के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनकी रीजनिंग कैसे हो। बेसिकली सर इसमें ये है कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ऐसे कैसे सोचा, हम क्यों नहीं सोच पाए। यस, तो हमारा मकसद ये रहेगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सोचें, वो अप्रोच आपको बताना, सो दैट आप उस अप्रोच को डेवलप करके जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको उसी अप्रोच से सॉल्व करना है।
यस सर। सो एक बात याद रखना, सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा, पढ़ने के साथ साथ ये सब जो छोटे छोटे हम जो पॉइंट्स बता रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अप्रोच, आपका एबिलिटी अगर नहीं डेवलप हो पा रहा है, आपका रीजनिंग उसमें नहीं डेवलप हो पा रहा है, तो थोड़ा आपको कंसर्न होना चाहिए और हम उसी पर खास फोकस करेंगे। बिल्कुल। एंड द मोर और लेस द लास्ट पॉइंट इज दैट कि आपका एक सॉफ्ट और एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री हम डिसाइड करके बताते हैं क्लास में, जो आपके समय को बचाता है और आपकी एंजाइटी को भी कम करता है। राइट? कैसे बचाता है? अगर हमने कह दिया, मान लो कोई एक सिलेबस का हमने कवर किया, एक पार्ट मान लो आ गया, वहां से कभी पिछले 15 साल में एक बार कोई क्वेश्चन आया है, विच इज एक्चुअली वी आर फाइंडिंग आउट कि वो उसको नेग्लेक्ट करके जा सकते हैं हम, दैट मे नॉट कम, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, और उसको कवर करते हैं तो बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना पड़ सकता है। सो वी आर एक्चुअली ड्रॉइंग द रिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, हम उसको बोलते हैं कि वन शुड ड्रॉ द स्ट्रिक्ट लाइन ओवर देयर। बहुत जरूरी है Yes, सर sir. ये। अगर आप हर चीज को क्लास में बता देंगे ना कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा सोचेगा कि हर चीज तो इंपॉर्टेंट है, तो मैं किस पे फोकस करूं। बिल्कुल। ठीक है, तो एज ए टीचर हमारा ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए या है कि हम बताएं कि किस पे सही में फोकस करना है, किस चीज़ों को तुमको समझना है, किस चीज़ों को तुमको बिना समझे रट लेना है, राइट, कितना टाइम कहाँ पे लगाना है। तो अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और बोलूँ कि ये पहला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, तो तुम सोचोगे कि सर ने तो पूरा कॉपी पे ही मार्क करा दिया, अब मैं कैसे इसको रिवाइज करूँ, राइट। तो कुछ चीज़ों को वहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि हाँ तुम समझ लो, कुछ फैक्चुअल चीज़ें होगा जो तुम समझने के बाद वो डेटा पॉइंट को याद करोगे। सो वी शुड नो कि हमको कहाँ पे फोकस करना है। अननेसेसरीली पूरा चीज़ को बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो उतना ही टाइम लगता रहेगा, कोई हमारा टाइम में सेविंग नहीं होगा। फिर लास्ट में हम जाके क्या करेंगे, नहीं ये ऐसी नहीं दे पाएंगे, इस बार कोई और एग्जाम देखते हैं। बिल्कुल जी सर। सो इन सारी बातों के अलावा कुछ हमने और भी पॉइंट्स रखे हैं विच यू शुड अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आपको कुछ और पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं जो हम डूज एंड डोंट्स के हिसाब में आपको दे रहे हैं, विच विल ऑल्सो गाइड यू टू प्लान फॉर योर प्रिपरेशन। सर जैसे सर अगर हम डूज एंड डोंट्स में देखते हैं जो हमने लिखा हुआ है उसके हिसाब से, तो हम लोग ऐसे चलते हैं रो वाइज। ठीक है, डूज में हमारे पास हो गया, डू ए होलिस्टिक प्रिपरेशन मींस प्रिपेयर ओनली फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एज फर्स्ट। तो एक बड़ा एग्जाम को टारगेट करो अगर तुम उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो बाकी जो एग्जाम्स हैं वो ऑटोमेटिकली उस बड़े एग्जाम में कवर होंगे, राइट। अगर हम कोई छोटा एग्जाम या सबसेट को टारगेट करते हैं तो वहां से बड़ा एग्जाम का कवरेज लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो एक होलिस्टिक तैयारी करेंगे तो हमारे लिए सारे एग्जाम को अटेम्प्ट करना आसान होगा। बाकी जब एग्जाम जिस लेवल पे जिस टाइम पे आएगा उसको थोड़ा सा चेंज या ट्विक किया जा सकता है। डोंट में क्या हो गया इसमें, डू नॉट अटेम्प्ट एनी एग्जाम बिफोर कंप्लीट प्रिपरेशन। मतलब ठीक है 2 दिन का ही तो एग्जाम है, फॉर्म भर देते हैं, कोई फायदा नहीं है। तुक्के से एग्जाम होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर तैयारी नहीं किया है तो एग्जाम का फॉर्म भर के पैसा खराब करना, उसमें फोटोग्राफ अपलोड करो, साइन अपलोड करो, वो टाइम खराब करना, ट्रैवल करना, कहीं पे स्टे करना, ये सारा अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है और पैसा का भी वेस्टेज है। और कई बार सर ये एक स्यूडो इफेक्ट क्रिएट कर देता है। कैसा? तुमने कुछ पढ़ा होगा, अब एग्जाम दिए, करीब करीब थोड़ा बहुत कम बेसी नंबर आ गया, आसपास का दोस्त का किसी का उससे भी कम नंबर आ गया, तो तुम्हें लगेगा यार मैं तो बिना पढ़ के भी अच्छा ला रहा हूँ। अब ये जो स्यूडो इफेक्ट है तुम्हारे अपने अच्छे प्रिपरेशन से तुमको रोक लेगा। बिल्कुल। सो ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये पता चला फिर वो सर बोलते हैं ना पंचवर्षीय योजना, वो वही योजना बन जाना है तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, डिवाइड योर सब्जेक्ट्स इनटू मैनेजेबल पार्ट्स एंड डिसाइड बाउंड्रीज फॉर योर सब्जेक्ट। तो ये वाला जो काम है ना ये हम क्लास में करेंगे सो दैट हमारे लिए सब्जेक्ट जो बड़ा लगता है वो आसान हो जाए। जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया था, डोंट में क्या, डोंट गो फॉर कंप्लीट सब्जेक्ट एट वंस एंड नेवर डेल्व डीपर इनटू द सब्जेक्ट आफ्टर ए सर्टेन एक्सटेंट। पीएचडी नहीं करनी है हमको तो बहुत ज्यादा अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, एग्जाम जहां तक पूछता है वहां तक, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, राइट। नहीं तो क्या होगा, हर सब्जेक्ट हमारे पास ऐसा होगा जो अगर हम एक सब्जेक्ट को 1000 घंटा दें तब भी शायद वो कम पड़ जाए। बिल्कुल। और सर पढ़ाई करते समय जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद हम अपना कुछ प्लान बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि मैं रेगुलर इंटरवल पर अपने आप को चेक करता रहूं। सो डू रिवीजन एट रेगुलर इंटरवल एंड चेक योर प्रिपरेशन। वेट मत करो कि पूरा खत्म हो जाएगा तब फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, तो रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, वरना क्या होगा, सामने आप नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ते चले जाएंगे और पीछे से जो आपने पढ़ा है लंबा समय अंतराल होने की वजह से यू मे स्टार्ट फॉरगेटिंग इट। सो अपना एक प्रिपरेशन प्लान बनाइए कि अपने सब्जेक्ट जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं उसमें भी आप चेक रखिए, एट द सेम टाइम
जो पीछे आपने पढ़ रखा है उसका एक रिवीजन स्ट्रेटेजी बना के रखना है। नहीं ठीक तो है। सर क्या होगा उसमें कि पाइल अप हो जाएगा और फिर रेजिस्टेंस आना चालू हो जाएगा कि नहीं बाद में कर लेंगे, नहीं 7 दिन बाद रिवाइज कर लेंगे, उस मोड पे नहीं जाना है। नेक्स्ट सर, इनकॉर्पोरेट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग प्रैक्टिस लाइक ट्रू और फॉल्स, थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस पीआईक्यू ऑफ अनदर एग्जाम या अदर एग्जाम्स। तो इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमारे जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, मोस्ट एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जैसे हमने कहा, ये क्लास में हम अप्रोच डेवलप करते हैं कि एक क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के आसपास और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सो दैट आपका क्वेश्चन नंबर भले ही थोड़ा सा कम रहे प्रैक्टिस में, लेकिन इन टोटल नंबर ज्यादा होगा। जैसे मान लो कॉलम का डिजाइन करवा रहे हैं हम लोग क्लास में आरसीसी का, तो अगर स्क्वायर कॉलम का डिजाइन है तो फोर्स कुछ भी रखो, डिजाइन सेम रहेगा। तो तुमने बांट दिया कॉलम को, एक स्क्वायर कॉलम का डिजाइन, एक रेक्टेंगुलर कॉलम का डिजाइन, एक कॉलम विद बेंडिंग मोमेंट का डिजाइन, एक कॉलम विद बाई एक्सियल बेंडिंग का डिजाइन। तो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस डिफाइंड हो गए और उसी में 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक टाइप में 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कवर कर ले, ना कि सेम टाइप की क्वेश्चन को रिपीटेटिवली को प्रैक्टिस करें, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट होने का स्कोप नहीं होता। इनफैक्ट ये मना करता है कि डोंट प्रैक्टिस ओनली वन कैटेगरी ऑफ द, यस, किसी एक ही कैटेगरी। जैसे मान लो जो बच्चा ईएस का भी प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भी हम सजेस्ट करते हैं कि ईएस के प्री के क्वेश्चन बनाने के अलावा, हालांकि पहले तो प्री एग्जाम आना है, बट गेट के भी कुछ क्वेश्चन बनाए जाएं, जबकि उसको पहले प्री ईएस का ही लिखना है। एट द सेम टाइम जब अगर हमारे पास टाइम है, स्टूडेंट्स आते हैं पूछने के लिए कि सर कुछ कन्वेंशनल बनाए क्वेश्चन या ना बनाए, तो कहते हैं कि अगर कुछ टाइम अवेलेबल है तो कुछ कैटेगरी ऑफ द कन्वेंशनल अगर बना सकते हो, इट विल आल्सो प्रोवाइड यू अ गुड ओवरव्यू ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और मे बी पर्टिकुलर चैप्टर। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह के कुछ अलग अलग जब सवाल बनाते हो, क्योंकि प्री का सवाल एक अलग डिजाइन का है, गेट का थोड़ा अलग डिजाइन का, ये पूरा एक डेवलपमेंट क्रिएट करता है दिमाग में। तो पूरा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, और वो क्लैरिटी जब आती है तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। दैट इज व्हाई यू शुड गो विद द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन विद द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द एग्जाम आल्सो। कंफर्ट जोन से निकलना होता है। पता है कि मेरा सॉन्ग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और सॉन्ग में कंबाइंड स्ट्रेस मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, मैं हमेशा कंबाइंड स्ट्रेस से क्वेश्चन ही करता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी के टाइम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मुझे जो लगता है, केमिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि हमारा वो कंफर्ट जोन नहीं है। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, उस जोन में नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टाइप का वेटेज भले ही होता है। तो हमको अगर वो सब्जेक्ट चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हमको उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक ही एरिया जो हमको सबसे अच्छा लगता है उस पर प्रैक्टिस नहीं करना है, वो तो अच्छा लगता ही है, हमको उस एरियाज पे ही फोकस करना है जो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सो दैट वहां से जब क्वेश्चन आएंगे तो हम कहीं पीछे ना रह जाए। बिल्कुल राइट। और सर प्रिपरेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ये मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों की ऐसी गलती बच्चे करते हैं, डाउट हो रहा है और डाउट को रखे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये नहीं करना है। पेंडिंग डाउट बढ़ता जा रहा है। ये पेंडिंग डाउट पाइल अप होते होते फिर क्या होगा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। सो डाउट को जितना जल्दी हो सके, आइदर थ्रू अस, क्योंकि वहां पे क्लासेस के बाद वी ऑल द फैकल्टी यूज्ड टू स्टे ओवर देयर, जो भी डाउट्स हैं हमसे क्लियर करो, इसके अलावा तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनसे क्लियर करो, बट यू हैव टू यस, either this way or that way, you need to clear your doubt as early as possible. Don't keep it, otherwise it will create once again a problem. और लंबे समय तक रखोगे, पाइल अप होके ढेर सारा डाउट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, और आगे का जो तुम पढ़ाई करने वाले हो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो नोट कॉपी है उसके लास्ट के 3-4 पेज में डाउट लिखते रहो हमेशा, और जैसे ही क्लियर हो जाए उसको कट कर लो, और उसका रीजन चाहो तो वहां पे स्पेस दे सकते हो। एक पेज में तुमने डाउट लिखा, एक पेज खाली छोड़ दो, फिर नेक्स्ट पेज में डाउट रखो, जैसे ही रीजन तुम्हारा क्लियर होता गया उसको कट करते जाओ, या रीजन चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम डाउट भी भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना कि मेरे दिमाग में एक डाउट है आज पढ़ते हुए, कल अगर मैं याद करूंगा तो कल मेरा दिमाग का स्ट्रेटेजी चेंज हो चुका है, मेरा मेंटल फ्रेम चेंज हो चुका है, तो मुझे हो सकता है वो डाउट याद ना आए। कहीं जब जाके आगे हम फंस जाएंगे किसी क्वेश्चन में, तो फिर लगेगा अच्छा ये तो मेरा किसी डाउट था, एक मैं पूछा ही नहीं। तो डाउट तुमको रखना नहीं है, और डाउट को नोट करके रखना है, सो दैट अप्रोप्रिएटली उसको तुम अप्रोप्रिएट टाइम पे पूछ लो, टीचर से पूछ लो, दोस्त से पूछ लो, कहीं से भी उसको हमको क्लियर करना है। प्रेफर करना होता है टीचर से पूछना, क्योंकि टीचर तुमको सही सलाह देंगे। जी सर। So I think we have covered the most important points regarding your preparation and strategy. जी सर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, our team will take care of it. Right. And other than that, we have classes for offline classes
that classroom courses are announced from 20th May और 4 और 20th जून, मतलब 20 मई को, 4 जून को और 20 जून को हमारे बैचेस हैं क्लासरूम क्लासेस। ये ऑफलाइन का है, ये ऑफलाइन क्लासेस हैं जी सर। फॉर द 2025। एंड जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो 27th मई को एक बैच स्टार्ट होगा एंड 10th जून को एक बैच स्टार्ट होगा। Regarding these two courses, if you need to clarify or you need to ask anything, you can visit our website on IELTS Master, or you can comment on YouTube channel also. जी सर। So I think that's all from our side. ओके बच्चों, सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। और जैसे मैंने कहा, आपको प्लान करके उस प्लान पे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, बिल्कुल। ठीक है। जितना जल्दी इम्प्लीमेंट कर दो उतना अच्छा है, क्योंकि टाइम ऐसा नहीं होता कि 1 साल बचा हुआ है या 8 महीने बचा हुआ है, उसमें से हर वक्त कुछ ना कुछ टाइम कम होते जा रहा है। सो स्टार्ट योर एक्शन फ्रॉम नाउ ओनली, जल्दी से एक्शन स्टार्ट करो उसमें, सो दैट तुम अपने गोल की तरफ जल्दी से बढ़ लो। ओके, Yes, sir. थैंक यू Okay, एंड टेक केयर। Thank you everyone.